स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इनके बारे में जाना था। 1857 के क्रांति के बाद कुछ भारत में ऐसा 1858 का अधिनियम आया और उसमें कुछ कमियां महसूस की गई, संसद में भी, भारत में भी, और खुद अंग्रेज अधिकारियों ने भी कुछ कमियां महसूस की। तो एक नया एक्ट की आवश्यकता महसूस की गई। चार्ल्स वुड ने, जिसने कि संसद में एक नया एक्ट पारित करवाया था, उसका ऐसा मानना था कि विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण और कुछ हद तक नीचे सत्ता दी जाना चाहिए और भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो 1861 में एक नया एक्ट लाया गया जिसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। अब इस भारत परिषद अधिनियम को क्यों लाया गया, परिषद अधिनियम क्यों कहा गया? परिषद अधिनियम इसलिए कहा गया कि इसमें परिषदें गठित की गई थी। तो परिषद अधिनियम क्यों लाया गया, इसके कारणों को हम आइए जानते हैं। 1858 के अधिनियम की कमियां। 1858 में जो अधिनियम पारित हुआ था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें कुछ कमियां थी जिन्हें दूर करना जरूरी था। जैसे 1858 के अधिनियम में बहुत सी शक्तियां वायसराय के पास ही थी। इसमें न्यायालयों की व्यवस्था नहीं थी, कानून का व्यक्ति इसमें नहीं था। तो ऐसे बहुत से कमियां थी तकनीकी, जिसके कारण कुछ परेशानी अनुभव हो रही थी। तो उसको दूर करने के लिए 1858 के अधिनियम की जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए 1861 में एक नया अधिनियम लाया गया। दूसरा इसमें था भारतीय असंतोष को दबाना। सभी जानते हैं कि 1857 में भारतीय असंतोष के कारण एक ज़बरदस्त क्रांति हुई थी। उसके बाद 1858 का अधिनियम आया था, लेकिन 1858 के अधिनियम में भी बहुत सी कमियां थी और भारतीयों का असंतोष अभी दूर नहीं हुआ था, क्योंकि इस अधिनियम के बाद भी सामान्य जो भारतीय थे उन्हें इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ था। तो वो असंतोष बराबर जारी था। तो उस असंतोष को कम करना भी जरूरी था और इसके लिए एक ऐसा एक्ट लाया जाना था जिसमें भारतीयों की भागीदारी भी हो सके। भारतीयों की भागीदारी की मांग इंग्लैंड में भी, वहाँ की संसद में भी और भारत में भी लगातार ये मांग बढ़ रही थी कि जो शासन है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारत में शासन हो रहा था, भारत के लिए शासन हो रहा था। तो अंग्रेज अकेले इसको नहीं कर सकते। तो जो परिषदें थी उनमें भारतीयों की भागीदारी आवश्यक थी। तो ये मांग के कारण भी 1861 का अधिनियम लाया गया और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि भारतीयों को भी भागीदार बनाया जाए। शासन सुधार की मांग, ये भी एक कारण था। लगातार शासन सुधार की मांग बढ़ती जा रही थी। ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि शासन तंत्र में सुधार किए जाएं। इसके अलावा शक्तियों के विकेंद्रीकरण की इच्छा भी थी इसमें एक कारण। अभी तक क्या था कि पूरी शक्तियां जो थी, सारे कार्य जो थे, वो उसका केंद्रीकरण हो गया था। अधिकांश शक्तियां वायसराय के पास थी। गवर्नर्स की शक्तियां बहुत कम हो गई थी। कुछ शक्तियां तो इंग्लैंड में सचिव के पास थी। तो अब ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इनका विकेंद्रीकरण किया जाए। संसद में भी इसकी मांग बराबर हो रही थी, लगातार मांग चल रही थी। तो इसलिए भी ये ज़रूरी हुआ कि इसमें नया एक्ट लाया जाए। तो इन कारणों से
एक नया अधिनियम लाया गया जिसको हमने जाना कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कहते हैं। इसमें बहुत सारे नए प्रावधान किए गए जो मतलब 1858 के अधिनियम में जो कमियां थी उन कमियों को इसके द्वारा दूर किया गया। तो आइए हम इसके प्रावधान और इसकी धाराओं के बारे में जानते हैं। आइए हम अधिनियम के मुख्य धाराएं या प्रावधानों के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में एक अन्य पांचवा सदस्य शामिल किया गया जो कानून का जानकार अर्थात न्यायविद या वकील होता था। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद को नियमों और आदेशों के निर्माण का अधिकार दिया गया ताकि परिषद का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। कानून निर्माण के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किए जाने की व्यवस्था इसमें की गई। इन सदस्यों में कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इसमें भी कुछ सदस्यों का भारतीय होना भी जरूरी था। अतिरिक्त सदस्यों की कार्यावधि 2 वर्ष नियत की गई। भारतीय सदस्यों के चुनाव के लिए प्रारंभ में केवल राजसी घरानों से संबंधित 3 व्यक्तियों को ही गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनाया गया। ये सदस्य थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। इन्हें 1862 के अधिनियम में बनाया गया था। 1862 में इनको नियुक्त किया गया था, 1861 के अधिनियम के द्वारा ही। इन सदस्यों के अधिकार सीमित थे, यानी इनको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे, नाम मात्र के ही ये सदस्य के रूप में ही मात्र थे। वाइसराय को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। परिषद के कार्यों पर भी नियंत्रण रखा गया। उसके द्वारा पास किए गए किसी भी कानून पर गवर्नर जनरल अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर इन्हें रद्द भी कर सकता था। गवर्नर जनरल आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश भी जारी करने का अधिकार रखता था। हम लोग जानते हैं आपातकाल की स्थिति में वर्तमान में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और संसद का क्योंकि जब सदन नहीं चल रहा है तो कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है और अगले 6 महीने में फिर उसको पास करवाना पड़ता है। तो इस तरह का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इस अधिनियम में ने राज सत्ता, ब्रिटिश संसद के अधिकार तथा राज्य सचिव के नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया। प्रांतों में कानून निर्माण के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की फिर से स्थापना की गई और इसमें न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 8 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में कानून निर्माण करने के लिए परिषदें स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया। नए प्रांत बनाने, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने एवं कानून निर्माण के मामले में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय परिषदों की स्थापना के बाद परिषदों में पास किए गए विधेयक गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों की ही स्वीकृति के बाद अधिनियम बन सकते थे। इसके द्वारा विभागीय व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया। आप देखते हैं कि इस समय जो वर्तमान मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, विभागीय व्यवस्था है, वो कुछ इसी तरह के एक्ट से ही है। इसके द्वारा बॉम्बे, मद्रास
और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया और बाद में 1862 में इसे कार्यान्वित भी किया गया। इस समय नए नए अपराध जन्म ले रहे थे, तो नए नए अपराधों के कारण नए कानून बनाना आवश्यक था। तो नए कानून बनाए की धाराएं बनाई गई, जैसे आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, और ये आज भी हमारे कानून में ये धाराएं अस्तित्व में है। इसके द्वारा प्रथम बार जेम्स विल्सन ने आयकर की व्यवस्था की गई, आयकर लगाए गए लोगों पर। इस तरह से आपने देखा कि इसमें काफी सारे प्रावधान रखे गए थे और पहले के 1858 के एक्ट में जो कमियां थी उनको इसमें दूर करने का प्रयास किया गया। आइए इसका हम महत्व जानते हैं। इसमें पहली बार भारतीयों को परिषद में स्थान दिया गया, इसीलिए इसको परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी परिषदों का गठन किया गया था। नए कानून तथा धाराएं लागू हुई, अभी हमने जिनका जिक्र किया था, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इस तरह से नए कानून और धाराएं लागू की गई। इसके लिए अतिरिक्त न्यायालयों की व्यवस्थाएं भी की गई। कानून निर्माण में भारतीयों को अवसर दिया गया, यद्यपि उनकी कोई बात जरूरी नहीं था कि मानी जाती, लेकिन उनको कम से कम एक मौका अवश्य दिया गया। विकेंद्रीकरण किया गया, अभी तक केंद्रीकरण पर जोर था, लेकिन अब विकेंद्रीकरण किया गया और गवर्नर्स को भी व्यापक अधिकार दिए गए, परिषदों को भी अधिकार दिए गए। इस तरह से विकेंद्रीकरण पहली बार देखने को मिलता है। इसमें पहली बार बजट की शुरुआत हुई, यहाँ इस अधिनियम के द्वारा पहली बार बजट की भी शुरुआत हुई। इसके द्वारा जेम्स विल्सन ने प्रथम बार आयकर लगाया, 1861 में आयकर की व्यवस्था हुई, और आज भी हम देखते हैं कि ये 1861 का ही आयकर नियम अभी भी लागू है। तो इस तरह से इसका विशेष महत्व था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम का महत्व आपने जाना। हम जब भी इन अधिनियमों की स्टडी करें तो ये ध्यान रखें कि केवल एक एक्ट को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें क्रमशः सारे क्रमबद्ध रूप से सारे एक्ट पढ़ना पड़ेंगे। इसीलिए मैं क्रमबद्ध एक के बाद एक एक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। जब हम अलग अलग इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वही बात है, लेकिन वास्तव में इनमें क्रमशः सुधार हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए, और प्रायः जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कि कौन सा एक्ट था जिससे कि कर लगाया गया। अब 4 एक्ट दे दिए, 1858 का दे दिया, 1861 का दे दिया, 1892 का दे दिया, 1909 का दे दिया। अब इसमें राइट कौन सा है? यदि हमें इसकी धारा मालूम है तो तत्काल हम 1861 बता सकते हैं। हम अगर पूछा जाए कि कौन सा था जिसमें भारतीयों को मौका दिया, तो ये हमें मालूम है। कौन सा एक्ट था जिससे कि प्रथम बार वाइसराय की नियुक्ति की गई, तो हम जानते हैं कि 1858 का जो एक्ट था उसके द्वारा वाइसराय की नियुक्ति की गई और भारत से कंपनी का शासन समाप्त किया। तो इस तरह से विभिन्न एक्ट सामने आएंगे तो हमें सभी की धाराएं याद होना चाहिए और कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए कि किसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि बहुत सी बातें तो समान है परंतु परिवर्तनों को हमें याद अवश्य रखना चाहिए। आशा है मैंने इसमें आपको लगभग सारी धाराएं, अधिकतम जो धाराएं हो सकती है वो इसमें शामिल की थी, और सभी एक्ट में मैं मैक्सिमम जो धाराएं हैं उनको शामिल कर रहा हूं। आगे हम 1892 का एक्ट पढ़ेंगे। आशा है इससे आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।